Hello, friends. Welcome to Study Number One YouTube channel. I welcomed you all with my whole heart on this session of learning. Today we discuss Class 8th History, Chapter Number 6, which names Weavers, Iron Smelters, and Factory Owners. Today we discuss 28 questions related to this chapter. So now we start this question session. First of all, I explained you about name of chapter. Chapter name is Weavers, Iron Smelters, and Factory Owners. Factory owners. First of all, weavers. Weavers are the person who weaves cloth or who works on fiber. And iron smelters are the people or are the person who works on iron and give it different shape. And factory owners, as you know, factory is a place where raw materials will be modified and become a useful source. And owners means to whom factory is related. Means in this chapter we study about factory owners, weavers, and iron smelters related to modern history in British rule or in colonial rule. Now we proceed to question. First question is the figure shown Tipu Sultan's sword that was made in the late 18th century. देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्वॉर्ड है वो टीपू सुल्तान का स्वॉर्ड है. आप लोग जानते होंगे टीपू सुल्तान हैदर अली के सन थे और ही इज डाइड इन 4th एंग्लो मैसूर युद्ध विच इज हेल्ड इन 1799. उस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो थे रिचर्ड्स वेलेस्ले. ये कुछ क्वेश्चन था इससे रिलेटेड. तो ये जो स्वॉर्ड है, आप लोग सोचेंगे कि सर टीपू सुल्तान इसमें कहाँ से आ गए. तो टीपू सुल्तान इसमें नहीं आए, उनका जो स्वॉर्ड है उसका क्वालिटी इसमें आया. इस चैप्टर में ये जो स्वॉर्ड जिस स्टील से बना हुआ है ना, वो स्टील बहुत ही रेयर था, या कह सकते हैं आप लोग कि बहुत मीन्स it prepared through hard works and it is a mixture of different kind of materials. So इस स्टील का नाम था वुड स्टील और ये स्टील बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं. इसके बारे में कुछ मैं आपको इंट्रोडक्शन बताया. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टीपू सुल्तान स्वॉर्ड इज इनकरेक्ट. टीपू सुल्तान के स्वॉर्ड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट, जो भी गिवन स्टेटमेंट है, वो गलत है. तो मैं जैसे आपको बताया कि ये जो स्वॉर्ड है वो वुड स्टील से बना हुआ था और ये स्टील बहुत ही रेयर था और इस पे जो डिज़ाइन था इस स्वॉर्ड का वो इटालियन डिज़ाइन था. तो ये सही है और इट इज़ नाउ केप्ट इन अ म्यूज़ियम इन इंग्लैंड. हाँ, जो टीपू सुल्तान का स्वॉर्ड था तो अंग्रेज़ मीन्स जो ब्रिटिश थे वो उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हुए कि दिस स्वॉर्ड इज़ वेरी मच अट्रैक्टिव एंड दिस स्वॉर्ड हैज़ वेरी मच पावर. तो ये कहकर उन्होंने इस स्वॉर्ड को यहाँ से इंग्लैंड के म्यूज़ियम में भेज दिया और वो स्वॉर्ड अभी भी इंग्लैंड के म्यूज़ियम में है. और थर्ड ऑप्शन है डिस्पाइट बीइंग द फाइनेस्ट क्वालिटी स्वॉर्ड इट ब्रोक बिकॉज इन विच टीपू सुल्तान द बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश. मीन्स ये कह रहा है कि ये बहुत मजबूत स्वॉर्ड था फिर भी ये टूट गया. ये अभी तक टूटा नहीं है फ्रेंड्स. तो इसमें थोड़ा सा भी रस्ट नहीं आया है. रस्ट मीन्स जंग नहीं आया है और ये अभी भी इंग्लैंड में म्यूज़ियम में रखा हुआ है. ये बोल रहा है कि टीपू सुल्तान का स्वॉर्ड टूट गया इसी के कारण ब्रिटिश से वो हार गए. नहीं, ये नहीं होगा. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. ये जो है टीपू सुल्तान के स्वॉर्ड के बारे में इनकरेक्ट है. जो बाकी 3 ऑप्शंस है वो
करेक्ट है टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड्स के बारे में। नेक्स्ट वी हैव टू सी यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन ब्लैंक इम्प्रेस्ड द यूरोपियन साइंटिस्ट ब्लैंक। देखिए फ्रेंड, इंडियन में जो टीपू सुल्तान का वो वुड्स स्टील से बना हुआ स्वॉर्ड था, उसे देख के एक साइंटिस्ट बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे और अट्रैक्टिव हुए थे। उस साइंटिस्ट का नाम था माइकल फेराडे। आप लोग इनके बारे में कुछ जानते होंगे। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे स्टडी की थी और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को डिस्कवर किया था। ये साइंस के कुछ पार्ट है, तो मैं अभी साइंस में नहीं जाऊँगा, और आपके साइंस के टीचर अच्छे से बता देंगे आपको। तो जो माइकल फेराडे थे वो 4 इयर्स के लिए इंडिया आए वुड स्टील पे रिसर्च करने। तो जो ऑप्शन दिया गया उसमें से क्या सही है? वुड स्टील पे रिसर्च करने माइकल फेराडे आए थे इंडिया। कब आए थे? 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी मीन्स कह सकते हैं 1820s के अराउंड में आए थे माइकल फेराडे। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, वुड स्टील। Indian wood steel attracts Michael Faraday and he came India for 4 years researching on wood steel. So its answer is option number D. Next we proceed. Use the following information to answer the next question. Before the British conquered Bengal, India was the world's largest producer of textile. जब बंगाल पे कैप्चर किया ब्रिटिश, उससे पहले मीन्स बिफोर इट, इंडिया जो था वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था टेक्सटाइल का। टेक्सटाइल मीन्स हो गया कॉटन से रिलेटेड, फाइबर से रिलेटेड। कोई भी फाइबर इंडिया में आसानी से ग्रो कर जाते हैं क्योंकि इंडिया में सभी जगह एरेबल लैंड है, थार डेजर्ट को छोड़ के एरेबल लैंड है सभी जगह। एरेबल मीन्स होता है द लैंड विच हैव द कैपेसिटी टू ग्रो एनी टाइप ऑफ क्रॉप्स। तो इंडिया हैज़ वेरी मच फाइन क्वालिटी ऑफ सॉइल। सो इंडिया में बहुत ही अच्छे क्वालिटी का सॉइल है, इसलिए यहाँ कोई भी क्रॉप ईजिली ग्रोन हो जाता है। तो इंडिया पहले बहुत ज़्यादा मीन्स वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन और कोई भी फाइबर का। विच टेक्सटाइल वॉज द मोस्ट वाइडली प्रोड्यूस्ड इन एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। सबसे ज़्यादा कौन सा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता था? तो मैंने आपको अभी बताया कि जो कॉटन है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कॉटन। नेक्स्ट वी हैव टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज नॉट ट्रू। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ नॉट ट्रू लिखा हुआ फॉर द डिक्लाइन ऑफ आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया। जो रीजंस दिया हुआ उसमें से कौन सही नहीं है आयरन स्मेल्टिंग का डिक्लाइन होने के लिए? डिक्लाइन मीन्स होता है टू लॉस देयर अथॉरिटी और पावर इन सोसाइटी। सो जो गिवन ऑप्शन है उसमें से कौन ट्रू नहीं है? तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन। इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट लॉ। देखिए स्टूडेंट, जब फॉरेस्ट लॉ आया तो यूजुअल है कि जो कोई भी आयरन ओर निकलेगा, आयरन ओर मीन्स रॉ फॉर्म ऑफ आयरन, कहीं से भी निकलेगा, फॉरेस्ट में से निकलेगा। फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा था इंडिया मीन्स पहले इंडिया में सभी जगह फॉरेस्ट ही थे क्योंकि रूरल एरिया था। तो फॉरेस्ट लॉ आ गया तो उसमें फिर आयरन स्मेल्टर्स को एंट्री नहीं मिला कि आप फॉरेस्ट में नहीं जा सकते हैं, तो वो नहीं गए वहाँ, तो उन्हें आयरन ओर नहीं मिला। आयरन ओर नहीं मिला तो आयरन का प्रोडक्शन रुक गया। तो ये सही कह रहा, इम्पोर्ट ऑफ आयरन फ्रॉम ब्रिटेन। और फिर जब फॉरेस्ट लॉ लगा तो ब्रिटेन से आयरन आने लगा। जो फॉरेस्ट लॉ जब लगा तो जो फॉरेस्ट पे जो मीन्स फॉरेस्ट लॉ वैसा लॉ था जो सेटिस्फाई करता था कि फॉरेस्ट के रियल जो किंग है या रियल जो ऑनर है वो ब्रिटिश है या जो गवर्नमेंट है वो है। तो ब्रिटिश जो थे वो फॉरेस्ट में जाके वहाँ से आयरन ओर को निकाल के इंग्लैंड एक्सपोर्ट करते थे और वहाँ फिर उसका उसका मैन्युफैक्चर करके उसको फाइनेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट करते थे। तो ये भी था। स्कार्सिटी ऑफ आयरन स्मेल्टर्स। आयरन स्मेल्टर्स का स्कार्सिटी नहीं होता। स्कार्सिटी मीन्स होता है
डिक्लाइन या लेस नंबर्स, आप लोग कह सकते हैं रिड्यूसिंग इन नंबर्स एनुअली, मीन्स आप लोग कह सकते हैं कमी होना आयरन स्मेल्टर्स के, मीन्स जो भी दिया हुआ है स्कार्सिटी मीन्स होता है कमी होना। तो आयरन स्मेल्टर्स का कमी नहीं हुआ था, उनके प्रोफेशन में जो मटेरियल चाहिए उस पर रेस्ट्रिक्शन लग गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और हाई टैक्स भी था उस समय। फर्नेस मीन्स होता है द चेम्बर विच इज़ यूज टू बॉयल और विच इज़ यूज टू मेल्ट आयरन। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कार्सिटी ऑफ आयरन स्मेल्टर्स। नेक्स्ट वी प्रोसीड। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इज ट्रू फॉर द सडन राइज ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम कॉटन फैक्ट्रीज इन इंडिया। जो रीज़न दिया गया उसमें से कौन सा ऐसा रीज़न सही है, ट्रू है, कि इंडिया में कॉटन का जो फैक्ट्रीज है उसमें प्रोडक्शन बढ़ गया अचानक? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। देखिए रिलेट कीजिए पहले से, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 और 19 तक भी चला था, 1918-19 तक चला था। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसमें तो ब्रिटेन भी था, आप लोग जानते हैं। ब्रिटेन मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्री था वो भी था। तो ब्रिटेन उस समय था, तो ब्रिटेन तो अब एंगेज हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर ब्रिटेन इंगेज हो गया तो ब्रिटेन में जो उस समय फैक्ट्रीज थे वहाँ तो प्रोडक्शन रुक गया। आप सारे फैक्ट्रीज आर्म्स मीन्स हथियार सप्लाई, वेपन्स को सप्लाई करने में लगे रहे। तो वहाँ का जो फैक्ट्री का था वो कॉटन पे से ध्यान हट गया और वो अब आयरन्स और स्टील कंपनीज पे डिपेंड रहे। तो कॉटन का वहाँ से शिफ्ट होके फिर इंडिया में कॉटन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रिटिश इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। You understand, students? I hope you understand this concept. So we proceed to next question. Use the following information to answer the next question. The growth of cotton textile industries in Britain had a great impact on Indian market. देखिए स्टूडेंट्स, जो कॉटन का जो टेक्सटाइल है वो ग्रो किया इंडिया में, ब्रिटेन में, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे ये डेफिनेट है कि पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटेन जो था वो कैप्चर किया हुआ था इंडिया को। अगर ब्रिटेन में कोई नुकसान होगा इंडिया में भी होगा, और या तो ब्रिटेन में कुछ फ़ायदा होगा इंडिया में भी होगा। तो ब्रिटेन का अगर कोई भी वहाँ कॉटन टेक्सटाइल का फैक्ट्री इंक्रीज होने लगा तो इंडियन मार्केट में डिक्लाइन होने लगा, या कमी आप कह सकते हैं। इट्स सडन डिक्रीज इन द नंबर और इन द प्रोडक्शन ऑफ cotton clothes in India. So question says that which of the following feature was not affected by the growth of cotton textile industry. जो क्वेश्चन जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कौन सा ऐसा फीचर दिया गया है ऑप्शन में जो आयरन ने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है उसके ग्रोथ से मैच नहीं करता है या उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं करता है? तो कंपटीशन विथ ब्रिटिश इन अमेरिकन मार्केट्स, ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया का जो टेक्सटाइल था वो लीडिंग प्रोड्यूसर था, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तो उस समय तो ऑस्ट्रेलिया कोई नहीं जाता, अमेरिका हो, फिर वो हो जाए ब्रिटेन हो। ब्रिटेन वाले भी इंडिया का क्लोथ बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। दे लाइक इंडियन टेक्सटाइल क्लोथ वेरी मच। और अफ्रीका हो गया, तो सब जगह इंडियन टेक्सटाइल जो था वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था। तो जब ब्रिटिश में फैक्ट्रीज बना इंडिया में तो उस समय सब हैंड लूम्स का इस्तेमाल करते थे। दे प्रिपेयर्ड क्लॉथ यूजिंग हैंड, सो इट टेक मच टाइम। बट ब्रिटिश टेक्सटाइल व्हेन इंक्रीज, जब ब्रिटिश टेक्सटाइल बढ़ा तो लोग फैक्ट्रीज में क्लॉथ बनाने लगे, तो वो लेस टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। तो इसलिए जो इंडियन का प्रोडक्शन था वो अच्छा था लेकिन स्लो था, और डिमांड उसका ज़्यादा था लेकिन उसका कमी होने लगा, इसलिए इंडियन प्रोडक्शन में धीरे धीरे डिक्लिनेशन आने लगा।
तो ब्रिटिश का कंपटीशन भी था अमेरिकन मार्केट से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं imposition of low duties on export of British textile. Imposition of low duties on export of British textile, ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि लो ड्यूटीज ऑन एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश टेक्सटाइल, इसका कहने का मतलब है कि जो ब्रिटिश थे वो इंडस्ट्रीज में क्लॉथ डेवलप कर रहे थे, टेक्सटाइल डेवलप कर रहे थे, तो वहाँ तो लेस टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, तो ये भी इम्पैक्ट कर रहा था। सॉरी, ये आंसर नहीं होगा, ये भी इम्पैक्ट कर रहा था, नॉट इसमें ढूंढना ना, सॉरी, ये भी इम्पैक्ट कर रहा था इंडियन मार्केट पे कि जो, और ये एक साथ में ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे, इसलिए जो इनका क्लोथ का कॉस्ट था, टेक्सटाइल का कॉस्ट था, वो बहुत ही लो था। मीन्स आप कह सकते हैं अगर इंडिया में 100 रुपये उस क्लोथ का दाम है, तो इन लोग 50 रुपीज़ रखते थे, जिससे इन लोग का प्रॉफिट तो होता था, लेकिन ज़्यादा प्रोडक्शन के कारण ज़्यादा प्रॉफिट होता था, इंडिया का लॉस होने लगा। तो ये भी होगा। नॉट ना पूछ रहा, हाँ नॉट पूछ रहा, तो नॉट हम लोग देखते हैं। फोर्स अनएम्प्लॉयमेंट फॉर इंडियन वीवर्स, और एक और ऑप्शन है कंप्लीट इरोजन ऑफ इंडियन गुड्स फ्रॉम द इंडियन मार्केट। अब देखिए इसमें बोल रहा कौन सा अफेक्ट नहीं करता। जब फोर्स मीन्स जब देखिए स्टूडेंट्स, जब आप किसी का वर्क को आप अगर परफॉर्म करते हैं, तो उसमें अगर आप देखेंगे कि ज़्यादा प्रॉफिट हम लोग को मिल रहा है, तभी हम वो वर्क करें। तो इंडियन वीवर्स में तो ये हो गया कि उन लोग को अब प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो उन लोग अब एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे उनका हटते गया, कमते गया, और इंडियन में जो वीवर्स थे उसका स्कार्सिटी होने लगा, उनका जो नंबर है वो डिक्रीज होने लगा। तो ये भी था, इसलिए प्रोडक्शन और स्लो हो गया और पूरी तरह से बंद हो गया प्रोडक्शन टेक्सटाइल्स का इंडिया में। और कंप्लीट इरोजन ये तो अफेक्ट नहीं था, ये अफेक्ट के बाद जो रिजल्ट था ये था वो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो इफेक्ट हम लोग से पूछ रहा है कौन नहीं है, तो ये इफेक्ट नहीं था, ये उसका रिजल्ट था कि इंडियन मार्केट में फुल इरोजन हो गया। कोई भी अब इंडियन मार्केट का टेक्सटाइल्स जो था वो प्रोडक्शन में नहीं हो रहा था, क्योंकि ब्रिटिश जो टेक्सटाइल था वो बहुत ज़्यादा चीप था और उन लोग का जो क्वालिटी था उतना अच्छा नहीं था, फिर भी वो लेस टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वी प्रोसीड। यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनी टेक्नोलॉजी innovations were introduced in Britain in the 18th century to compete with the Indian textiles. When was spinning jenny invented? Friends, spinning jenny, it is a kind of machine. जस्ट आप लोग पहले देखे होंगे गांधी जी के पास चरखा था एक, तो जो चरखा था एक टाइम में एक मीन्स सिंगल थ्रेड ही परफॉर्म कर पा रहा था, लेकिन जो स्पिनिंग जेनी था वो एक टाइम में मल्टीपल थ्रेड्स परफॉर्म कर रहा था या प्रिपेयर कर रहा था। तो स्पिनिंग जेनी का जो है आपके बुक के अकॉर्डिंग जॉन काय ने इसका फ्रेमिंग किया। ध्यान से इसे सुनिएगा, जो जॉन काय थे उन्होंने इसका फ्रेमिंग किया। फ्रेमिंग मीन्स होता है आउटलुक दिया, लेकिन इसे परफॉर्म या इससे होल इन्वेंट कौन किया? वो थे जेम्स हार्वेज। तो इसका जो बुक के अकॉर्डिंग जो दिया गया है कि जॉन काय जो थे उन्होंने इनका फ्रेम डेवलप किया 1764 में, लेकिन इसे होल जो डेवलप किए थे और इन्वेंट किए थे वो थे जेम्स हार्वे। तो ये 1770s में इसे इन्वेंट किए थे। तो बुक के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा 1764। ये फ्रेमिंग हुआ था स्टूडेंट्स, मैं बार बार बोल रहा ये इसका फ्रेमिंग हुआ था, लेकिन अगर आपको कभी भी अगर आप कंपटीशन लेवल की स्टडीज़ कर रहे हैं तो 1764 अगर ऑप्शन में रहेगा और 1770 रहेगा तो आप ऑप्शन में आंसर मारिएगा 1770,
क्योंकि जो जेम्स हार्वे थे उन्होंने इन्वेंट किया था, होल इन्वेंट किया था। जैसे आप लोग जानते होंगे कुतुब मीनार जो था उसे स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसे परफॉर्म या उसे होल बिल्ड किसने किया था? इल्तुतमिश ने। तो यही है कि स्टार्ट किए थे जॉन काय, लेकिन इसे होल जो बिल्ड किए थे वो थे, इन्वेंट किए थे जो, वो थे जेम्स हार्वे। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 1770 आप ऑप्शन मारिएगा, और ये अगर 1664 भी दिया रहा है तो, अगर ये नहीं दिया रहा है तब आप ऑप्शन ये मारिएगा। ओके, एज यू अंडरस्टैंड। और एक और था स्टीम इंजन। स्टीम इंजन स्टीम इंजन जो था, इसका जो डेवलपमेंट हुआ था, ये आप कह सकते हैं इससे जो परफॉर्म किया था वो थे जेम्स वॉट इसे इन्वेंट किए थे। लेकिन इसका सबसे पहली बार मीन्स एट फर्स्ट यूज्ड इन कॉटन टेक्सटाइल्स बाय आर्कराइट रिचर्ड्स, मे बी रिचर्ड्स आर्कराइट, I don't know full name, but Arkwright is a person who used this steam engine first time in cotton textile in 1786। जो आर्कराइट थे उन्होंने स्टीम इंजन का सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था कॉटन टेक्सटाइल या कॉटन फैक्ट्रीज कह सकते हैं उसमें 1786 में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट वी हैव टू प्रोसीड। For colored textiles, the thread was dyed by the dyers known as, जो टेक्सटाइल्स था मीन्स ये हो गया थ्रेड को मिला के कॉटन टेक्सटाइल फाइबर बनता है। तो इससे जो डाई करने का काम कर, डाई मीन्स कलरिंग जो इससे करते थे वो उन्हें हिंदी में रंगरेज कहते थे। रंगरेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंगरेज। नेक्स्ट वी हैव टू प्रोसीड। द डच, द फ्रेंच, द ईस्ट वर ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम, द इंग्लिश वर ट्रेडिंग कंपनी फ्रॉम। ये सब जो ट्रेडिंग कंपनीज थे ये यूरोप के थे। आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, ये उतना हार्ड क्वेश्चन है। यूरोप में ये सब, यूरोप से ट्रेडिंग कंपनी, यूरोप वेस्ट में है, यूरोप जो है हम लोग के वेस्ट में है, तो वेस्ट से इन लोग ईस्ट आए थे, इसलिए इन लोग का जो नाम था इन लोग का डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एज यू नो इट वेरी मच। सो वी प्रोसीड। चिंट्स एंड कोसैस। देखिए फ्रेंड्स, ये जो चिंट्स है वो जो वर्ड है वो आया है छींट से। छींट आप लोग जानते होंगे, ये हिंदी शब्द है जिसका मतलब होता है प्रिंट। तो कॉसेस से एक ग्रीक वर्ड है जो जिसका मतलब है छींट होता है, प्रिंट होता है जिसका मतलब। तो ये जो दोनों शब्द हैं या आप कह सकते हैं ये जो दोनों वर्ड हैं वो आए हैं प्रिंटेड। इसका जो लिटरेरी मीनिंग होता है उसका लिटरेरी मीनिंग है प्रिंटेड कॉटन। So we have to proceed. Next question. Blank was one of the most important ports of the Indian Ocean trade। जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से आप लोग पोर्ट ढूंढ सकते हैं। बिहार, पटना, सूरत, लखनऊ। आप लोग एक बात जानते हैं, आप लोग को मैपिंग जरूर याद होगा। बिहार नेपाल से सटा हुआ, बिहार के आसपास कोई भी ओशन नहीं है। और पटना तो बिहार का कैपिटल है एज यू नो। लखनऊ भी बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश का कैपिटल है। ये जो सूरत है वो गुजरात में है, कोस्टल एरियाज के पास, कोस्टल एरियाज का अरेबियन सी के पास। तो ये एक पोर्ट था। यहाँ पोर्ट मीन्स होता है द प्लेस वेयर शिप्स स्टे एंड द प्लेस वेयर वाटर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट फंक्शंस अकर। तो जो पोर्ट है वो सूरत जो ट्रेडिंग था, यहाँ से ट्रेड होता था पोर्ट्स का। सूरत में एक पोटला, इट्स अ नेम ऑफ टाइप ऑफ क्लॉथ गिवन बाय पीपल।
पोटला एक तरह का फाइबर का नेम है जो सूरत में ही सिर्फ बनता था, और मीन्स इसका अलग अलग जगह ब्रांच भी था, लेकिन सूरत इसका इम्पोर्टेंट मीन्स सूरत से इसका ओरिजिन हुआ था, स्टार्ट हुआ था ये सूरत से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपको दी। वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैंक एंड ब्लैंक वर द फोकसिंग इंडस्ट्रीज बाय ब्रिटिश रूल। जो ब्रिटिश रूल थे फोकस कर रहे थे कॉटन एंड स्टील इंडस्ट्री पे। कॉटन एंड स्टील इंडस्ट्री पे ही उन लोग क्यों फोकस कर रहे थे? क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में कॉटन क्लोथ्स, आप लोग जानते होंगे कि कोई भी अगर वेपन्स ये सब प्रिपेयर करना है तो वो स्टील से ही प्रिपेयर्ड होता है, स्टील, आयरन। और कॉटन मीन्स कोई भी आदमी को कॉटन मीन्स कपड़ा तो ज़रूरी है पहनने के लिए, तो कॉटन से हम लोग उन लोग जो ब्रिटिश थे वो कपड़ा बनाते हैं। तो ये दोनों से उन लोग देखे कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है इससे, और इंडियन मार्केट में इसका इंडियन मार्केट से इसका ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इसलिए उन्होंने कॉटन एंड स्टील कंपनी पे ही ज़्यादा डिपेंडेंस दिखाया, ज़्यादा फोकस दिखाया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कॉटन एंड स्टील कंपनी। यहाँ अगर स्टील प्लस आयरन भी रहता तो भी यही आंसर होता, और अगर आयरन एंड कॉटन रहता तो ये आंसर नहीं होता। अगर ऑप्शन में कॉटन स्टील और आयरन स्टील भी देता, सॉरी मीन्स कॉटन स्टील है और कॉटन आयरन है, तो ये नहीं होता। ऑप्शन होगा कॉटन एंड स्टील। अगर ये ऑप्शन में नहीं तो आप कॉटन एंड आयरन मारिएगा, मीन्स आप आंसर टिक आउट कीजिएगा। इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वी हैव टू प्रोसीड। इन विच प्लेस in present day Iraq did the European European traders first enclosed fine cotton from India carried by Arab merchant। जैसे देखिए ये यहाँ इंडिया है, यहाँ पे इराक है, यहाँ से ऐसे जाएंगे ब्रिटेन है। तो इंडिया से जो कॉटन टेक्सटाइल है या कॉटन क्लोथ्स है वो इंपोर्ट होता था इराक। इराक में एक जगह था जिसका नाम था मोसूल जो जगह था, वहाँ से ब्रिटिश ट्रेड करता था, या जो यूरोप है उस साइड ब्रिटिश ट्रेड करता था मोसौल से, ठीक है। तो उन्होंने जो कॉटन यहाँ से जाता था, कॉटन आप लोग जानते हैं उसका नाम है, लेकिन कॉटन जब इराक में जाता था तो इराक से जब ब्रिटेन में इसका एक्सपोर्ट होता था, तो कॉटन को मोसाल से जब एक्सपोर्ट किया जाता था तो उन लोग इसे मुस्लिन कहते थे। मुस्लिम नहीं, मुस्लिन मुस्लिम मत बोलिएगा, ये है लीन। तो ये हो जाएगा मुस्लिन। तो जो कॉटन है उससे मुस्लिन कहते थे उन लोग, ब्रिटिश लोग, और वहाँ जो ब्रिटिश मार्केट में सेल होता था इसे मुस्लिन के नाम से ही सेल किया जाता था। और इसका नाम मुस्लिन क्यों पड़ा? क्योंकि मोसौल से इन लोग ट्रेड करते थे कॉटन का, इसलिए। नेक्स्ट वी प्रोसीड। इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मोसूल। और बगदाद, तिक्रिट, बसरा। बगदाद जो है वो भी इराक में ही है शायद, हाँ बगदाद इराक में ही है। और तहरीक बासरा ये भी इराक में है, लेकिन इराक का जो प्लेस था वो था मोसूल, जहाँ से ट्रेड करते थे ब्रिटिश, मोसूल। नेक्स्ट वी हैव टू प्रोसीड। Complete the following when its plank industry started growing from the 1850s. Britain came to be known as the workshop of the world। जैसे ऑप्शन दिया हुआ तो ब्रिटेन में आयरन एंड स्टील कंपनी जो था, वर्कशॉप आप लोग देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1850s के एवब ब्रिटेन को वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से पुकारा जा रहा था। वर्कशॉप आप लोग जानते हैं जहाँ पे ज़्यादा काम होता है, वर्कशॉप उसे कहते हैं। तो यहाँ जो है आयरन एंड स्टील कंपनी जो था वो बहुत ज़्यादा प्रोसीड हो रहा था। क्यों प्रोसीड हो रहा था? क्योंकि आयरन एंड स्टील आप लोग जानते होंगे ब्रिटिश का जो रेजिमेंट था या आर्मी था ऑल ओवर वर्ल्ड में वो एक्सपेंड था।
तो वर्ल्ड में जब एक्सपेंड था तो उन लोग को वेपन्स आर्म्स ये सब का रिक्वायरमेंट होता होगा, इसलिए उन्होंने आयरन एंड स्टील कंपनीज में ज़्यादा प्रॉफिट देखा कि आयरन एंड स्टील कंपनी। और उस समय 1857 का रिवॉल्ट भी हुआ था, तो उस समय भी या टाइम पे ब्रिटिश को रिक्वायरमेंट आयरन एंड स्टील का बढ़ते गया। और जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रिक्वायर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर में रिक्वायर हुआ, तो इसलिए उन्होंने आयरन एंड स्टील कंपनी को पहले प्रेफर किया। इसके बाद वहाँ कॉटन टेक्सटाइल को इस्टेब्लिश किया। जब उन्होंने देखा कि इंडियन मार्केट में कॉटन टेक्सटाइल का बहुत ज़्यादा डिमांड है, उसके बाद ही उन्होंने कॉटन का जो मीन्स फैक्ट्री है उसको डेवलप किया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयरन एंड स्टील। नेक्स्ट वी प्रोसीड। अराउंड 1750, बिफोर ब्रिटिश conquer Bengal, India was by far the world's largest producer of this. Which one of the following options will replace the term this? यहाँ होगा कोड, फर्स्ट कोड। तो ये जो यहाँ दिस लिखा हुआ है, इसके जगह कौन सा वर्ड रिप्लेस हो सकता है जो ऑप्शन दिया गया? तो टेक्सटाइल्स में इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर था ऑल ओवर वर्ल्ड जब ब्रिटिश कॉन्कर नहीं किए थे बंगाल को। तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको एक होमवर्क देता हूँ कि सबसे पहला वॉर जो हुआ था, मैं आपको चलिए डेट बता देता हूँ। 1757 में किसके बीच हुआ और उस वॉर का क्या नाम था? तो टेक्सटाइल जो था वो बहुत ज़्यादा फेमस था, मीन्स ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया का जो टेक्सटाइल था वो इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर था टेक्सटाइल का। उसमें भी किसका? कॉटन के बाद फिर जूट हो गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉटन टेक्सटाइल। सो वी हैव टू। और यहाँ देखिए कॉफे जो है इसका लीडिंग प्रोड्यूसर था चाइना। नेक्स्ट वी हैव टू सी पटन, अहमदाबाद, सूरत। ये जो गिवन डायग्राम है ये मैं आपको अभी बताया था। पोटाल एक तरह का फाइबर था जो प्रिपेयर्ड होता था। सूरत में इसका हेडक्वार्टर्स था, तो वहाँ ये ज़्यादा प्रिपेयर होता था। ये अट्रैक्टिव लगता था देखने में, इसे गुजराती पैटर्न्स पे बनाया जा रहा था। तो इसका आंसर होगा पटोल। इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पटोल। कलमकारी मैंने आपको बताया था, उस समय असम में एक पेंटिंग ट्रेडिशन था जो क्लोथ्स पे पेंटिंग किया जाता था। वो भी बहुत डेकोरेटिंग वो था। ये अट्रैक्टिव था, वो डेकोरेटिंग था कि किसी भी क्लॉथ को डेकोरेट करने के लिए उस पैटर्न को फॉर्म बनाया जाता था। और बाकी दोनों ऑप्शन कोई डिज़ाइन नहीं था। नेक्स्ट वी हैव टू प्रोसीड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज मुस्लिन रेफर टू? मुस्लिन मैंने आपको बताया था कि जो इंडिया है, इंडिया से ट्रेड करता था इराक में एक प्लेस था जिसका नाम था मोसूल से ट्रेड होता था ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन उस क्लॉथ को, कॉटन क्लॉथ जो यहाँ से जाता था इराक, उसे मुस्लिन कहते थे। तो उसका मतलब होता है फाइन कॉटन फाइबर। इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फाइन कॉटन फाइबर। Its answer is option number A. Next we have to proceed. From where did the English word chint derived from? I told you in first question that chint is a type of printing cloth which Hindi meaning is which is derived from chint, as we know that print। छींट जो वर्ड था हिंदी वर्ड है, छींटा आप लोग जानते हैं। छींटा मीन्स होता है प्रिंट। तो प्रिंट इसका मतलब था। तो जो ये चिंट शब्द है, जो चिंट वर्ड है, वो आया था छींट से। इसका मतलब होता है प्रिंट। तो जैसे ये क्लॉथ है, प्लेन क्लॉथ है, इस पे ऐसे छींट हो गया, तो इस क्लॉथ को चिंट क्लॉथ कहा जाता था, प्रिंटेड क्लॉथ कहा जाता था।
मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में इसके बारे में बताया था. सो वी डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई वॉज द इंडियन टेक्सटाइल्स पॉपुलर? इंडियन टेक्सटाइल पॉपुलर क्यों था? क्योंकि इंडिया में जो भी फाइबर डेवलप्ड होते थे वो उनका क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता था. और इंडिया में बहुत ज़्यादा एरेबल लैंड है जहाँ बहुत सारे फाइबर डेवलप्ड करते थे. और इंडिया ब्रिटिश के कॉन्कर करने से पहले इंडिया को लीडिंग प्रोड्यूसर भी माना जाता था. माना क्या, इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर था वर्ल्ड में टेक्सटाइल्स के मामले में. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाय इट्स फाइन क्वालिटी. ओ सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ. और इंडिया में जो क्राफ्टमैन थे वो अपने दिल से बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग ड्रॉ करते थे और बहुत अच्छे अच्छे टाइप्स के आर्ट, साड़ीज़ या कोई भी फाइबर था तो उस पर बनाते थे. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी बोथ, बाय इट्स फाइन क्वालिटी एंड एक्सक्लूड क्राफ्टमैनशिप. यहाँ का जो कॉटन का क्वालिटी रहता था वो बहुत ज़्यादा फाइन था, बहुत ज़्यादा फेमस था ऑल ओवर वर्ल्ड. और यहाँ का जो क्राफ्टमैन था वो जो डिज़ाइन बनाते थे वो बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन था. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाय इट्स फाइन क्वालिटी एंड एक्सक्विट क्राफ्टमैनशिप. नेक्स्ट वी हैव टू प्रोसीड. द ईस्ट इंडिया कंपनी सेंड टू इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन ऑर्डर बुक in 1730 with a list how many varieties of cotton and silk orders were in that order book. जो ब्रिटिश थे वो इंडिया से एक लिस्ट बना के ब्रिटेन में सेंड किए थे और वो लिस्ट ये कहता था कि इंडिया में कितने तरह के सिल्क और कॉटन थे. तो इसका आंसर होगा 98 टाइप्स ऑफ सिल्क एंड कॉटन उस समय इंडिया में थे. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. आप लोग सोचिए कि सिल्क और कॉटन 98 टाइप्स के थे इंडिया में. तो इंडिया एक कितना रिचेस्ट कंट्री रहता अभी तक, लेकिन ब्रिटेन आ गया. मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटेन का आगमन इंडिया को चीफ कर दिया एकदम, इनसे इंडिया को ग्राउंड लेवल पे धकेल दिया. सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज बिलीव्ड दैट द वर्ड calico is derived from the name of a particular place in Kerala. Identify the place. देखिए इंडिया यहाँ है, केरला में एक प्लेस है जिसका नाम है कलिकट. आप लोग जानते होंगे जहाँ वास्को डा गामा जो थे पोर्टुगीज सेलर 1498 में सबसे पहले इंडिया आए थे ट्रेड करने. तो पोर्टुगीज से सबसे पहले उन्होंने इंडिया में सी रूट, इंडिया और ब्रिटेन मीन्स यूरोप से सी रूट ढूंढा था. तो कलिकट में आए थे. तो यहाँ इन्हें कॉटन बहुत पसंद आया तो कॉटन का भी पीस ये लेके गए थे. यहाँ से कॉटन फाइबर का एक बहुत ज़्यादा मीन्स कह सकते हैं लार्ज पार्ट लेके गए थे वहाँ सबको दिखाने की यहाँ का कॉटन बहुत ज़्यादा फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड. और यहाँ का जो फाइन इसका क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, बेहतर क्वालिटी है. तो वो कॉटन जो थे कलिकट से लिए तो इसलिए वो लोग कॉटन को कलिको कहते थे और ब्रिटिश क्या कहते थे मुस्लिन. और ये क्या, और पोर्टुगीज क्या कहते हैं कलिको. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कलिकट. कलिकट इज अ प्लेस वेयर वास्को डा गामा द पोर्टुगीज सेलर केम फॉर फर्स्ट टाइम बाय सी रूट, द पर्सन हु डिस्कवर सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया एज यू नो in 1498. Next we have to proceed. Mechanized production of which textiles made Britain the fourth industrial nation in the 19th century? ये जो क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं. इसलिए आपको अगर और चैप्टर्स चाहिए आने वाले समय में हम लोग और चैप्टर्स बनाएंगे और चैप्टर्स का MCQ करेंगे डिस्कस. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें. ये एक फ्री स्टडी है कि सभी के पास ये स्टडी पहुँचे जो गरीब बच्चे हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं.
तो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करें, या आप लोग को लगता है कि कोई आपका फ्रेंड है जिसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पढ़ने की, तो उसके पास शेयर कीजिए। आज सरस्वती पूजा था, फिर भी हम लोग आपका क्लास ले रहे हैं, सोचिए। छोड़िए वो सब बात, अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो छोड़ दीजिए। मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ विच टेक्सटाइल्स मेड ब्रिटेन द foremost industry nation in the 19th century। मीन्स कौन सा टेक्सटाइल का मैकेनाइज्ड फॉर्म मीन्स हो गया टेक्सटाइल विच इज प्रिपेयर्ड थ्रू मशीन्स। तो मैकेनाइज्ड फॉर्म कौन से टेक्सटाइल का हो गया जिसके कारण जो ब्रिटेन थे वो एक वर्कशॉप या आप कह सकते हैं लीडिंग प्रोड्यूसर बन गए। कौन से टेक्सटाइल का 19th सेंचुरी में? तो टेक्सटाइल था कॉटन टेक्सटाइल, क्योंकि इंडिया में उस समय सबसे ज़्यादा इंडिया से उन लोग कॉटन एक्सपोर्ट करके ब्रिटेन लग गया। और आप लोग जानते होंगे कि इंडिया का जो कॉटन का क्वालिटी था बहुत ज़्यादा फेमस था, तो इंडिया से उन लोग कॉटन को लेके गए ब्रिटेन, और ब्रिटेन में अपना फैक्ट्री में उस कॉटन को बहुत ज़्यादा डेवलप किया और लेस टाइम में उन्होंने ज़्यादा प्रोडक्शन किया। दे प्रोड्यूस्ड मोर टेक्सटाइल्स या मोर क्लोथ्स यूजिंग मैकेनिज्म। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और इंडिया में जो सबसे पहला कॉटन टेक्सटाइल बनना था, बन रहा था, डेवलप्ड हो रहा था 1880 में कोलकाता में, लेकिन कुछ कारणवश ये डेवलप नहीं हो पाया। तो 1854 में सबसे पहला जो फुल्ली डेवलप्ड कॉटन कंट्री था, कॉटन टेक्सटाइल का फैक्ट्री था इंडिया में, वो था बम्बई में था। 1854 में वो बना था। तो ये कुछ था क्वेश्चन, वो आप दिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कॉटन टेक्सटाइल इज द टाइप ऑफ टेक्सटाइल विच ब्रिटिश यूज टू मेक देयर क्लोथ्स। नेक्स्ट वी हैव टू प्रोसीड। कैलिको वाज डिराइव्ड फ्रॉम, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, प्रीवियस क्वेश्चन में, कि कैलिको जो वर्ड है ये कॉटन से ही निकला है। कॉटन, यहाँ कैलिकट से जो कॉटन परचेस करते थे पोर्टुगीज, उन्होंने इस कॉटन को नाम दिया था कैलिको। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, कलिकट। कलिकट कहाँ है? केरला में है। एक पोर्ट है जहाँ सबसे पहले बार वास्को दा गामा लैंड किए थे बाय सी रूट फ्रॉम यूरोप। और इसमें दिया गया चेन्नई, कोलकाता और कनाडा। कनाडा जो है वो यूएसए में है, चेन्नई और कोलकाता इंडिया में है, लेकिन कोलकाता जो है वो ईस्ट में है और जो कलिकट है वो वेस्ट में है, साउथ आप कह सकते हैं साउथ वेस्ट पार्ट में है। और चाइना वो भी साउथ ईस्ट पार्ट में, बे ऑफ बंगाल की तरफ है चाइना। और जो कलिकट है वो अरेबियन सी के पास है। नेक्स्ट वी प्रोसीड। द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वॉज सेट अप एज अ स्पिनिंग मिल इन बम्बई इन 1854 में। आपको पहले बताया कि 1854 में सबसे पहला फुल्ली डेवलप्ड कॉटन टेक्सटाइल बना इंडिया में। कहाँ बना? बम्बई में। लेकिन जो प्रयास था, कोशिश था कॉटन टेक्सटाइल बनाने का, सबसे पहला 1880 में ही हुआ था। कहाँ? कोलकाता में। लेकिन वो कुछ कारणवश वो डिमोनाइज्ड हो गया या डिक्लाइन हो गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर यहीं पे क्वेश्चन दिया रहता कि फर्स्ट ट्राइड बाय पीपल टू सेट अप स्पिनिंग मिल इन कोलकाता, तो ट्राइड अगर होता तो वो होता 1880 में, 1818। तो अगर यहाँ बम्बई नहीं लिखा रहता, फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज सेट अप एज स्पिनिंग मिल, अगर यहाँ बम्बई मान लीजिए नहीं लिखा रहता, तो इसका आंसर होता 1854। लेकिन फर्स्ट, यहाँ अगर फर्स्ट के बाद ट्राइड द फर्स्ट ट्राइड कॉटन मिल अगर लिखा रहता तो यहाँ 1818 हो जाता। नेक्स्ट वी हैव टू प्रोसीड। बांधना रिफर टू, बांधना शब्द था, बांधना से एक फाइबर रिलेटेड था जिसका नाम ही था बांधना। वो फाइबर, इसलिए बांधना हिंदी शब्द है। यू मीन्स दैट बांधना मीन्स बाइंड,
टू कंबाइन। तो बांधना जो शब्द था वो एक आप लोग जानते होंगे, अभी आप लोग स्कार्फ जो है वो आप लोग अपना नेक में बांधते हैं, तो जो स्कार्फ है उससे ही बांधना पहले सब कहते थे जो पीपल थे इंडिया के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राइटली कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ। अभी हम लोग स्कार्फ कहते हैं लेकिन पहले इसे सब बांधना क्लोथ कहते थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वी हैव टू प्रोसीड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टीपू सुल्तान स्वॉर्ड इज इनकरेक्ट। ओह, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, फर्स्ट ही क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट वी हैव टू प्रोसीड। यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन। जमशेदजी टाटा has decided to spend a large part of his fortune to build iron and steel company in India. However, this could not be done. देखिए फ्रेंड्स, इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्टोरी है। जमशेदजी टाटा, आप लोग जानते होंगे जो रतन टाटा उनके दादा थे, जमशेदजी टाटा। तो वो चाहते थे कि हम अपना फॉर्चून जो है, मीन्स उनका जितना भी नेटवर्थ है उसका एक लार्ज पार्ट आयरन एंड स्टील कंपनी को बनाने में डेवलप करे। तो आयरन एंड स्टील कंपनी का बनाए भी थे जिसका नाम था टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन मीन्स कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी आप लोग कह सकते हैं। तो ये जो बना 1912 में, ये बना 1912 में। कहाँ है? जमशेदपुर। उस समय जमशेदपुर को साक्षी कहते थे, साक्षी। और ये जो है सुवर्ण रेखा रिवर के बगल में है, और इसके लिए एक सपोर्टिंग रिवर भी है जिसका नाम है खरखाई रिवर, खरखाई। तो ये जो टाटा टिस्को है वो जमशेदजी टाटा के फॉर्चून से बना हुआ है। इसमें जो इन लोग हैं वो चाहते थे कि हमें गुड क्वालिटी ऑफ आयरन और मिले, जहाँ से हम लोग कंपनी शिफ्ट करते। तो भिलाई जो है एक प्लेस है जहाँ मैं इसके बारे में पिछले वीडियो में बताया था कि भिलाई पावर प्लांट है, भिलाई स्टील पावर प्लांट, जो रशिया के हेल्प से बना था इंडिया में 1955 में। तो उससे पहले भिलाई गए थे जमशेदजी टाटा। तो वहाँ उन्होंने देखा कि यहाँ का जो आयरन और का क्वालिटी बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ जो है शायद रंगाना नाम का कोई, रंगाना या रंगीना ऐसा ही कुछ नाम का हिल था, वहाँ से आयरन और जो मिलता था, ऑब्टेन होता था, वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी फुल था, मीन्स बहुत ज़्यादा गुड क्वालिटी का था। तो ये सोचे कि हम वहीं जो इंडस्ट्री है वो उसको सेटअप करें, लेकिन वहाँ प्रॉपर उनको प्लेस कह सकते हैं या प्रॉपर उनको एडिक्वेट थिंग्स नहीं मिला, इसलिए वो वहाँ आयरन एंड स्टील कंपनी को नहीं प्रिपेयर किए भिलाई में। उसके बाद वो जमशेदपुर में जाके उसे प्रिपेयर किए। तो वहाँ को जो आयरन एंड स्टील क्वालिटी का जो मीन्स आयरन ओर का जो क्वालिटी था वो अच्छा नहीं था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइडेंटिफाई गुड क्वालिटी आयरन ओर। तो मीन्स वो इससे बहुत निराश थे कि जहाँ हमको गुड क्वालिटी आयरन ओर मिला वहाँ हमको प्लेस ही नहीं मिला कहीं बनाने का कंपनी। तो जहाँ ये बनाए वहाँ का क्वालिटी तो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक था आयरन एंड ओर क्वालिटी, और उसमें ज़्यादा फॉर्चून लगता है। मीन्स जैसे आपको कोई प्योर चीज़ दे दिया गया, उसमें 1% इम्प्योरिटी है तो आप उसको आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन आपको कोई प्योर चीज़ दिया गया उसमें 5% इम्प्योरिटी है तो आपको इसको निकालने में टाइम लगेगा। तो यही था, चाहते थे कि हमको प्योरेस्ट मिले, तो मिला भी भिलाई में, लेकिन वहाँ नहीं हो पाया कुछ कारणों के कारण, तो कुछ रीजंस के कारण। तो वो फिर जमशेदपुर में जाके, जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में है। तो वहाँ फिर उन्होंने सुवर्ण रेखा रिवर के बगल में पावर प्लांट को लगाया, इस्टेब्लिश किया। और उस जो पावर प्लांट को उन्होंने पावर प्लांट में क्या बोल रहा हूँ, आयरन एंड स्टील प्लांट को जो उन्होंने वहाँ इस्टेब्लिश किया, और 1912 में इस्टेब्लिश किया था। और वो
खफा थे, या आप लोग कह सकते हो बहुत ही सैड थे, ये सोचते हुए कि जो क्वालिटी यहाँ का है उतना अच्छा नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वी हैव टू प्रोसीड। use the information to answer the next question. Finally, woven cotton cloth was termed as muslin by the Europeans. मैं आपको एक बात कह देता हूँ, हिस्ट्री जो मॉडर्न हिस्ट्री है एक दूसरे से रिलेटेड है। तो मैं 1 to 10 चैप्टर का वीडियो बना चुका हूँ, 4 और 6 को स्किप करके। तो 4 का जो अभी मैं 6 का जो है अभी मैं बना रहा हूँ, 4 को मैं कल बना दूंगा, चैप्टर 4 का वीडियो। तो इसके साथ आपका क्लास 8 का हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग जो 1 2 3 5 7 8 9 10 ये जो चैप्टर है इसे आप लोग देख लीजिएगा, तभी आपको बाकी। आप लोग अगर कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो आप फर्स्ट से ज़रूर स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वैसे आपको फिर मॉडर्न हिस्ट्री समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री हर चैप्टर वाइज चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप लोग, मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो देखें, आप लोग पढ़ें, आप लोग का इसमें फ़ायदा या नुकसान नहीं है। तो मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखें मॉडर्न हिस्ट्री वाला, कि आप लोग का जो पॉइंट ऑफ व्यू है मॉडर्न हिस्ट्री को लेके उसमें आपको और ज़्यादा नॉलेज कुछ मिलेगा। तो आई होप यू विल वॉच दिस वीडियो। सो क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि जो फाइनली वुवन कॉटन क्लॉथ है टर्म्ड मुस्लिन बाय यूरोपियन जो है उससे मुस्लिन कहते थे। क्यों? क्योंकि मसूल से उसे ट्रेड किया जाता था यूरोपियंस के द्वारा। मसूल कहाँ है? ईरान में है। ईरान में कहाँ से ट्रेड होता था? इंडिया से होता था। तो एक कौन से लैंग्वेज का वर्ड है मुस्लिन? ये जो मुस्लिन है ये अरेबिक लैंग्वेज का वर्ड है। अरेबिक आप लोग जानते होंगे। अरेबिक एक लैंग्वेज है, अरब से आया है। अरब बेसिकली मुस्लिम लैंग्वेज है ये एक। कोई इसमें आप लोग कास्ट इशू मत लीजिएगा, रिलीजन इशू। ये अरब का लैंग्वेज है। ईरान में ये ज़्यादा इराक में ये ज़्यादा फेमस था, क्योंकि इराक में ज़्यादा मुस्लिम डोमिनेंस है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरेबिक। सो दिस क्वेश्चंस आर इनफ फॉर टुडे। आई होप you will understand all the concepts related to this chapter। तो मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आप चैप्टर का वीडियो देखें तो उसे आप लाइन से ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप उसे सीक्वेंसली नहीं देखेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हर चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो कल आप लोग का मॉडर्न हिस्ट्री जो है ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद मैं सोच रहा हूँ, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। मैथ, साइंस, हिंदी, SST, मोरल साइंस, जो आप मोरल साइंस, मैथ, साइंस और फिर SST, उसके बाद हो गया इंग्लिश, हिंदी, आप लोग जो बोलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप कनेक्टेड विथ अस। थैंक यू वेरी मच।